गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक बड़े ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर संदीप दीवान है। मैं एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ और आज मेरे साथ डॉक्टर कमल किशोर हैं जो फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है गीतांजलि हॉस्पिटल हिसार की। डॉक्टर कमल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो पिछले 1-1.5 महीने से बहुत से डॉक्टर्स, हम लोग इस टाइप के पेशेंट्स देख रहे हैं और आम जनता इसके बारे में काफ़ी रूबरू है सर, जिसको बोलते हैं डेंगू। और हम हर साल डेंगू के मरीज देखते हैं, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है क्योंकि अभी भी डेंगू के पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटलों में एडमिट हो रहे हैं। तो डॉक्टर कमल, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने सालों से हिसार में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस बार जो आप डेंगू देख रहे हैं और जो पिछले सालों में आपने डेंगू के पेशेंट्स देखे हैं जो आपके ओपीडी में आ रहे हैं, उसमें मेनली क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? देखो, डेंगू तो जो इनिशियल सिम्टम्स तो सर वही हैं, जैसे फीवर है, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर, इवन फर्स्ट 4 to 5 डेज में हाई ग्रेड फीवर है, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स, हेडेक एंड लॉस ऑफ इवन अल्टर्ड टेस्ट, ये सिम्टम वही चल रहे हैं। इस बार जो कुछ 1-2 सिम्टम जो एक्स्ट्रा जो देखने मिल रहे हैं वो है कि थ्रोट पेन, गले में दर्द हो रहा है कुछ मरीजों को, और कुछ एक पेशेंट जीआई सिम्टम से भी आ रहे हैं जो ऐसे लूज मोशंस हैं या स्टेट वे कमिंग विद नोजिया वोमिटिंग इन दी स्टार्टिंग ऑफ द इलनेस। तो कुछ एक सिम्टम इस तरह के हैं, बट दूसरा फीवर भी थोड़ा सा लंबा जा रहा है। नॉर्मली फर्स्ट फरवरी से जो होता है, जो नॉर्मली 4 से 5 दिन का होता है, लेकिन इस बार फीवर वी हैव सीन की एक्सटेंडिंग अप टू 6 से 7 दिन तक फीवर पेशेंट को आ रहा है। तो बाकी तो सिम्टम डेंगू वाले सेम ही चल रहे हैं। बच्चों में भी आ रहा है, बच्चे इस बार थोड़े मतलब ज्यादा केसेस आ रहे हैं, बच्चे के जो टीनेजर्स हैं उनमें ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। नॉर्मली ये भी एवरी ईयर सेम सिचुएशन सा रहता है। तो सर, जैसे ही आप डेंगू बताते हैं या आम आदमी को बुखार आता है, आजकल डेंगू का सीजन है, तो सबसे बड़ा डर ये रहता है कि प्लेटलेट्स गिरेंगे या ब्लीडिंग होगी। इस बार के जो पेशेंट्स हमारे पास आपके पास आ रहे हैं उसमें प्लेटलेट का गिरना आप कितना देख रहे हैं? क्या काफी कॉमन है या उतना कॉमन नहीं है पिछले सालों से अगर कंपेयर करें तो? सर, प्लेटलेट का गिरना तो कॉमन ही है, बट प्लेटलेट हमारे पास 9-10 हज़ार तक के प्लेटलेट के भी पेशेंट्स आए हैं, बट ब्लीडिंग एज सच बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। ब्लीडिंग है 3-4 केस बिल्कुल फ्रैंक लोअर जे ब्लीड, अपर जे ब्लीड, इवन गम ब्लीड से आए हैं, बट ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन इस बार थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर कॉम्प्लिकेशंस। बट द प्लेटलेट तो गिरना काफी ट्रेंड वही है, लगभग पेशेंट का ट्रेंड गिरता गिरता 14-15 हज़ार तक तो प्लेटलेट आ ही रहा है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में। और एक और चीज जो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं और शायद आपके यहाँ भी हो कि डेंगू में लिवर का इन्वॉल्वमेंट भी काफी इन्वॉल्वमेंट होता है। यस सर, इस बार एंजाइम्स लिवर के पेशेंट, जो डेंगू के पेशेंट में जो लिवर का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इवन जो लिवर एंजाइम्स हैं 300-400 तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट में देखने को मिल रहा है, और कुछ एक पेशेंट तो ऐसे हैं जिनमें 5-7 हज़ार तक भी पहुंच रहे हैं एसजीपीटी और जीपीटी, लिवर फेलियर भी हो रहा है। तो और कुछ एक पेशेंट में 1000-1500 तक एसजीओटी एचजीपीटी बढ़ रहे हैं। तो मतलब लिवर इन्वॉल्वमेंट इज मोर rampant this time as compared to the last few years. ये हम भी एक चेंज देख रहे हैं डॉक्टर कमल, क्योंकि ज्यादातर मरीजों का लिवर पे इफेक्ट आया हुआ है। तो क्या ऐसा हम कम्युनिटी में मैसेज दे सकते हैं? क्योंकि बहुत से पेशेंट है जो ऐसे भी आपके पास शायद आ रहे होंगे जो कहेंगे जी बुखार तो है लेकिन वो कुछ खा नहीं रहे, उल्टी की फीलिंग बहुत ज्यादा है और पेशेंट डिहाइड्रेटेड जल्दी हो जाते हैं क्योंकि लिवर के पेशेंट को भूख कम लगती है। तो क्या इस टाइप के सिम्टम्स के साथ अगर घर पे हैं लोग, तो क्या आप कहेंगे कि वो जल्दी एडमिशन की तरफ? बिल्कुल सर, हाँ ये सर, यदि पेशेंट फीवर का पेशेंट है, उसका डॉक्टर ने डेंगू डायग्नोस किया हुआ है, आप वहाँ पे आस पड़ोस के किसी डॉक्टर ने, और उसको
खाना पीना कम कर रहा है या वॉमिटिंग ज्यादा आ रही है, उसकी इनपुट कम है, तो आई थिंक ही शुड गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली, बिकॉज उसका हो सकता है लिवर डिस्फंक्शन चल रहा हो, उसका डिहाइड्रेशन चल रहा हो, उसका खून गाढ़ा होता जा रहा हो। तो हमें इस तरह पेशेंट्स को लेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज फिर खून गाढ़ा ज्यादा होता जाता है और पेशेंट का भूख करने से डिहाइड्रेशन भी बढ़ती रहती है, एंड देन दे पेशेंट लैंड अप इन दी इनका किडनी इन्वॉल्वमेंट भी स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो दे शुड कम टू द हॉस्पिटल फॉर एडमिशन एट द अर्लीस्ट इफ दे आर नॉट गेटिंग मच। इफ द पेशेंट खा पी ठीक रहा है, यूरिन ठीक आ रहा है, कोई वोमिटिंग ज्यादा नहीं हो रही, तो और प्लेटलेट भी ठीक ठाक है, तो घर पे मैनेज किया जा सकता है। बट यदि इनमें से कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है कि हम पेशेंट के अंदर है जो कि अलार्म साइन है, तो पेशेंट को घर पे वेट नहीं करनी चाहिए, उनको अस्पताल में आना चाहिए। एक और चीज जो सर हमने देखी है पिछले कई सालों में, जिसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, आम आदमी को इसके बारे में पता है, जिसमें ब्लड प्रेशर गिरता है। इस टाइप के पेशेंट्स को आप कितना देख रहे हैं और आप कैसे मैनेज करते हैं? देखो सर, डेंगू शॉक सिंड्रोम एक लीथल कॉम्प्लिकेशन है जो डेंगू के पेशेंट्स में होती है। इसमें बेसिकली हर जो परिवार को, डेंगू को, सोसाइटी को इसके कुछ लक्षण जान लेने चाहिए कि भाई ये डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। इस तरह मरीजों में ज्यादातर पेशेंट का बुखार होते हुए शरीर ठंडा महसूस होना, बिल्कुल चक्कर आना, आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देना, या बिल्कुल ही कमजोरी फील करना, और इवन पेशेंट का यदि थोड़ा सा होश भी धीरे धीरे कम होना, ये डेंगू शॉक सिंड्रोम के लक्षण है। यदि ऐसा कोई भी मरीज यदि किसी भी जगह पे है, तो उसको तुरंत से तुरंत आईसीयू केयर की जरूरत है, क्योंकि यदि इसमें हमने ढील बरत दी, यदि हम इलाज डिले किया, तो इन पेशेंट्स की जान जा सकती है, और ये बहुत डेंजरस स्टेट है जिसमें डेंगू के पेशेंट की। इस तरह के पेशेंट को दे शुड बी मैनेज्ड इन आईसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट विद वेल इक्विप्ड क्रिटिकल केयर, नॉट इन स्मॉल सेटअप, दो नो मच फैसिलिटी फॉर क्रिटिकल केयर, दे शुड बी एडमिटेड देयर। इन पेशेंट्स में बिसाइड्स the requirement of the platelets if required, but most importantly the fluid management. यदि पेशेंट का फ्लूइड है, we have to basically use the fluid judiciously. टाइप ऑफ फ्लूइड कौन सा देना है, किस टाइप का, वेदर हमें कोलॉइड देने हैं या क्रिस्टोलॉइड देने हैं, या कितना फ्लूइड देना है, ये सारा हमें पेशेंट की आवरली सिचुएशन, आवरली यूरिन आउटपुट, आवरली सिचुएशन देख के हमें गाइड करना होता है। तो इस तरह पेशेंट को एक आईसीयू यूनिट में, इंटेंसिव केयर यूनिट में होना चाहिए, ताकि ये, और फर्स्ट इन पेशेंट्स के फर्स्ट फ्यू आवर्स बहुत बड़े क्रिटिकल है। 5-6 घंटे यदि अच्छा पेशेंट ने, अच्छा फ्लूइड मैनेजमेंट हुआ, अच्छा पेशेंट का मैनेज हो गया टोटल ओवरऑल, तो पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। यदि कहीं तरीके से पेशेंट लेट हो जाता है, तो जैसे या इसका लैक्टिक एसिडोसिस में चला जाता है या फिर रिनल फेलियर में चला जाता है, तो इस पेशेंट को वेरी डिफिकल्ट टू सेव दी पेशेंट्स। सो आई रिक्वेस्ट ऑल कि जो भी इस तरह के पेशेंट यदि इस तरह के हैं, तो उनको जितना जल्दी जल्दी अपने कोई जो आपका नियरेस्ट आईसीयू है, जो गुड आईसीयू, उसमें ले जाया जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जनरली अब डेंगू शॉक वाले मरीज 5-6 घंटे बाद ही वो मल्टी ऑर्गन डैमेज में जाना शुरू कर देते हैं। यस सर। और अगर टाइमली इंटरवेंशन हो जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उससे काफी परसेंटेज ऑफ लोगों की जान बचाई जा सकती है। यस सर। और जस्ट फॉर कम्युनिटी नॉलेज, 25% लोगों की डेथ, डेंगू शॉक सिंड्रोम के लोगों की डेथ डॉक्यूमेंटेड है। मतलब अगर 100 लोगों को डेंगू शॉक होता है, तो उसमें से 25 की डेथ लिटरेचर कहता है कि होती है। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि आप कह रहे हैं, जो कि काफी ध्यान से देनी चाहिए और लोगों को जल्दी अस्पताल पहुंचना चाहिए। सर, एक और सवाल आता है। जनरली लोग डेंगू को शॉक और ब्लीडिंग से देखते हैं, लेकिन आजकल एक हमने भी देखे कुछ पेशेंट्स, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनमें आपको लगता है कि डेंगू की वजह से ब्रेन पे असर आया है, जिसको डेंगू एनकेफ्लाइटिस बोलते हैं, या अल्दो कॉमन नहीं है, लेकिन इरिटेबल हो जाता है पेशेंट, है ना? ये सर, 1-2 केस आए हैं जिसमें पेशेंट को एनसेफलाइटिस हुई, बट नॉर्मली व्हाट वी हैव सीन, 2 पेशेंट हमने इस सीजन में देखे हैं जिनको डेंगू एनसेफलाइटिस हुई। पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरी में भी रहा, और बट बोथ द पेशेंट रिकवर्ड। तो पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड देयर जो उनका दिमागी संतुलन है, दिमागी जो उनका फंक्शन है, वो सारा रिकवर हो जाता है सर कुछ दिनों बाद में सर। नॉर्मली दिस पेशेंट रिकवर कंप्लीटली विद इन 1 वीक ऑफ द वंस दे कम आउट ऑफ द डेंगू।
सर एक चीज जो लास्ट जो प्रिवेंशन के एस्पेक्ट से अगर कम्युनिटी में हम बताएं, आई एम श्योर हमने काफी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो आप कॉमनली देखते हैं लोग गलतियां करते हैं डेंगू के मच्छर को या उसके हैबिटेट को कंट्रोल करने के लिए, कॉमन मैन कम्युनिटी में क्या किया जा सकता है, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें बिहार के लोगों को? यस सर, ये बहुत जरूरी है। बेसिकली हमें यदि इस डेंगू एपिडेमिक को या डेंगू को बढ़ने से रोकना, तो हमें बहुत लेवल प्राइमरी जो प्रिवेंशन है इसका करना चाहिए सर। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो उनको इस सीजन में जो रेनी सीजन और उसके आफ्टर जुलाई से अक्टूबर के बीच में आप हाफ स्लीव्स कपड़ों में या शॉर्ट्स में बाहर खेलने ना भेजें। जितना उसके उनको पूरे फुल स्लीव से कपड़े पहनाएं, उनको सॉक्स वगैरह पहना के रखें, और ताकि उनको काटने से बचें। दूसरा, जो आपके आस पड़ोस में जो कहीं पे पानी खड़ा है, ये डेंगू का मच्छर बड़ा ढीठ मच्छर है, ये थोड़े से पानी में भी पनप जाता है। थोड़े से आपके घर में कोई गमला है, गमले में पानी है, कूलर में पानी पड़ा हुआ है, छत पे कोई टायर पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी ये अपना लार्वा बना सकता है। तो आपको अपने इन चीजों की क्लीननेस पे, हाउस होल्ड क्लीननेस पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको एटलीस्ट वंस इन ए वीक तो बिल्कुल ड्राई कर देना चाहिए कूलर्स को और इन चीजों को, ताकि वहां पानी हो ही ना। आस पड़ोस के पानी, झाड़ी झूड़ियां जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, तो बिकॉज ये स्टेगनेंट वाटर में रहता है। तीसरी बात मैं सजेस्ट करूंगा कि भी आप जो यदि कोई आप एंटी मॉस्किटो मेजर यूज कर रहे हैं, जैसे कोई लिक्विडेटर्स वगैरह यूज कर रहे हैं या कुछ और रेपलेंट्स क्रीम यूज कर रहे हैं, उनको दिन के टाइम यूज जरूर करें, क्योंकि ये डेंगू का मच्छर दिन के टाइम में काटता है, डे बाइटर है। तो आपको अपना दिन के टाइम में भी पूरा प्रोटेक्शन रखना चाहिए और दिन के टाइम में भी मच्छरों का इलाज करते रहना चाहिए। चौथी बात जो प्रिवेंशन के लिए है कि आप अपने घर में रूटीनली इंसेक्टिसाइड स्प्रे करवाएं और या स्प्रे करते रहें, और कोई क्लीननेस पे ध्यान दें। कई बात ये भी देखने को मिलती है, यदि जो निगम वाले या जो गवर्नमेंट के बंदे जो आपके घरों में दवाई छिड़कने आ रहे हैं, आप उनके साथ सहयोग नहीं करते। आपको उनके साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, उनको अपना काम करने देना चाहिए, ताकि वो आपके दवाई छिड़कने आ रहे हैं तो आपको उनको दवाई छिड़कने दें, अपने घर के अंदर या आपके गली में, ताकि वो आपके लिए कर रहे हैं, आपको आपके डेंगू के मच्छरों को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये कुछ सिंपल से तरीके हैं जिनसे कि हम डेंगू से बच सकते हैं। बाकी यदि डेंगू का मरीज आपके घर में है और आपके तो है, तो आप उसको भी कोशिश करें कि उसके अंदर, क्योंकि डेंगू का मच्छर है और कोई साधारण मच्छर उसको काट के आपके परिवार के दूसरे बंदे को भी डेंगू फैला सकता है। तो कोशिश करें कि जो डेंगू का मच्छर है उसको भी ऐसे, यदि डेंगू हो भी गया तो उसके घर में पूरी सावधानी रखें, ताकि उससे डेंगू किसी और दूसरे में ना फैल सके। क्योंकि बिकॉज डेंगू की साइकिल ऐसी है कि डेंगू से मच्छर, मच्छर से डेंगू। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे से फैलने से बचाने के लिए अपने घर में भी उसको, जिसको डेंगू होने के बाद में भी आपको जो सारे मॉस्किटो मेजर्स लेने चाहिए। बाकी सर आप बताओ सर। नहीं, थैंक यू सर, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। एक चीज मुझे पता है, मैं ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है लेकिन मेरे को आपसे पूछना ही है। आई एम श्योर आपके पास भी मरीज आते होंगे कि सर आप तो जो इलाज कर रहे हो, क्या साथ में हम पपीते का जूस या गौमूत्र या वो सब चीजें भी ले सकते हैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए? तो क्या हमारे पास लोग ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है इन बारे में? मुझे पता है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर मैं देख, बेसिकली क्या, दीज पेशेंट, इनके अंदर ऑलरेडी पेशेंट्स के अंदर भूख कम लग रही होती है, या उनको नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही होती है, या उनको लूज मोशन चल रहे होते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आप ये चीजें आप दोगे तो पहले ही बेचारा कुछ खा नहीं रहा, उसको आप ये गौमूत्र पिलाओगे या पपीते का रस पिलाओगे, इतना कड़वा रस पिलाओगे या बकरी का दूध पियोगे, उससे दस्त उल्टी आपको मरीज को और लग जाएंगे। जहां तक हम कहते हैं पपीते की बात है, तो हम पपीते की गोलियां आती हैं, वो गोलियां आपको मरीज को दे देते हैं, ताकि आपकी संतुष्टि रहे कि आपको की प्लेटलेट बढ़ने के लिए जो पपीते का है वो गुण आपके मरीज को दे रहे हैं एज ए टैबलेट फॉर्म में, तो आप उसकी चिंता ना करें। बाकी वी स्ट्रांगली advise against use of this goat's milk or this, because of they're not been proven to be any effective, but they can cause सिम्टम अदरवाइज कि उन्हीं की वजह से वोमिटिंग कर दे, उन्हीं की वजह से पेशेंट को अल्टर्ड
टेस्ट आ जाए या उनको उनके वैसे खाना पीना छोड़ देंगे, ये तो क्या हो गया, पेट दर्द हो जाए। तो इसलिए यदि पेशेंट, बट फिर भी कुछ लोग हैं सर पिलाते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारा काम है कि हम उनको समझाना चाहिए कि भाई अभी सब कुछ पेशेंट को फ्लूइड का रोल है, पीने की चीजों का रोल है। यदि आप पानी की चीजें पिलाओ, जूस पिलाओ, लस्सी पिलाओ, नारियल पानी पिलाओ, वो ज्यादा उनके काम आएंगे, क्योंकि उनसे उनके जो डिहाइड्रेशन है, उनके जो खून गाढ़ा हो रहा है, हेमेटोक्रिट बढ़ रहा है, उसमें वो काम करेंगे। उनकी यूरिन आउटपुट अच्छा होगा, उनका ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव होगी, ना कि 100 ml बकरी के दूध से होएगा या पपीते। तो मुझे लगता है कि वी शुड ट्राई टू परसुएड नॉर्मल लिक्विड्स, जो हाउस होल्ड लिक्विड जो हम रूटीन में लेते हैं, तो वो करनी चाहिए एज कम्पेयर टू दीज नॉट प्रूवन थेरेपीज। बिल्कुल सर, उससे क्या एटलीस्ट डिहाइड्रेशन नहीं रहेगी। आम जो भी लिक्विड पेशेंट को अच्छा लगे वो अपने टेस्ट और स्वाद के अनुसार वो लिक्विड पीते रहे। अगर खा भी नहीं पा रहे तो लिक्विड लेते रहे एटलीस्ट। सर मैं तो इवन सजेस्ट करता हूँ, मैं अपने मरीजों को कहता हूँ तुम पेप्सी पी लो, फ्रूटी पी लो, माजा पी लो, कुछ मर्जी पी, लिम्का पी लो, चाहे कुछ भी पी लो, बट पी लो। मतलब बेसिकली आवर टारगेट है कि कीप देम हाइड्रेटेड सो दैट डोंट गो इनटू डिहाइड्रेशन। बिल्कुल, पानी की कमी ना हो बॉडी में, ये बहुत जरूरी है। यस सर। सर एक आखिरी सवाल है। Yes, आप यहाँ पे हिसार में अपनी कम्युनिटी में लोगों को एक आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे डेंगू के बारे में, जिससे कि वो याद रखें? देखो डेंगू बीमारी हर साल आ रही है और हमें हर साल देख रहे हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये एक बहुत इलाजशुदा बीमारी है, और बट सबसे जरूरी है कि इसका मरीज का ध्यान रखा जाए और मरीज को उसके लक्षणों को पहचाना जाए जो अलार्म साइंस हैं। जैसे पेशेंट बिल्कुल खा पी नहीं रहा, या उसका यूरिन कम आ रहा है, या उसको वॉमिटिंग में करे जा रहा है, फीवर सेटल नहीं हो जा रहा, या उसके आपके कोई ब्लीडिंग हो रही है, या कोई उसके पेटिकल्स कहीं निशान आ रहे हैं, नीले 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 या लाल लाल निशान आ रहे हैं शरीर पे, तो ऐसे मरीज को जितना जल्दी हो सके अपने आस पड़ोस के अस्पताल में जितना नजदीक ले जाया जाए, ताकि इनको आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर है, डेंगू शॉक सिंड्रोम है, उनसे बचाया जा सके, और उनको एक लीवर डिरेंजमेंट हो रही है, इस तरह पेशेंट को जितना जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाए। और टाइम पे यदि आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो डेंगू से कोई भी मौत नहीं होगी, इतना पक्का है। लेकिन यदि हमें समझने की जरूरत है हम जितना जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे और अपना इलाज चालू करवाएं। यदि जहां तक बात है घर पे इलाज करने की बात है, घर पे इलाज यदि पेशेंट खा पी ठीक रहे, फीवर ठीक है, तो डेंगू भी एक सिंपल वायरल है, तो कुछ मरीजों में डेंगू को घर पे इलाज हो सकता है। तो जो यदि पेशेंट इस तरह पेशेंट सिंपल पेशेंट को डेंगू कैन बी ट्रीटेड होम, बट दे शुड बी फ्रीक्वेंटली मॉनिटर्ड अंडर द केयर ऑफ ए फिजिशियन और डॉक्टर, की ताकि वो उनकी प्लेटलेट वगैरह चेक करता रहे, उनका क्लिनिकल सिचुएशन असेस करता रहे, उनका हाइड्रेशन स्टेट असेस करता रहे, और उनको घर पे मैनेज किया जा सकता है सिंपल पेशेंट्स को। बट यदि कोई बेलार्म सिम्टम है तो उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना। मेरा तो ये मैसेज। नहीं, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से मैसेज दिया कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचे, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होने से पहले या अर्ली डिहाइड्रेशन में अगर मरीज पहुंच जाए एक अच्छे अस्पताल, एक अच्छे आईसीयू, तो ऑलमोस्ट सारे मरीजों को बचाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कमल, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर एंड अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर द कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।